क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था? जैसे आपकी हर बात, आपकी हर भावना उस दीवार से टकरा रही हो जो लोगों के अपने ख्यालों से बनी हो। आप बोलते हैं लेकिन सामने वाला सुन नहीं रहा होता, वो सिर्फ इंतजार कर रहा होता है कि कब आप चुप हो ताकि वो फिर से अपनी बात शुरू कर सके। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इंसान सुनता नहीं, वो बस वो सुनता है जो उसे अच्छा लगता है, वो शब्द जो उसके जख्मों पर मरहम रखे, वो वाक्य जो उसकी कमजोरी को ताकत जैसा महसूस करवाए, वो भाषा जो उसकी कल्पना को छू जाए। अब सवाल ये है, क्या हम उन्हें वैसे ही शब्द दे सकते हैं? क्या हम ऐसी भाषा सीख सकते हैं जो दिल में सीधे उतर जाए? ऐसे वाक्य गढ़ सकते हैं जो सुनने वाले को ऐसा महसूस कराएं जैसे वो आपके शब्दों में खुद को देख रहा हो? क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाए तो सिर्फ लोग आपकी बातें नहीं सुनेंगे, वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाएंगे। कभी कभी एक हल्की सी बात, एक अधूरा सा वाक्य, एक रहस्य भरी चुप्पी इतना गहरा असर छोड़ जाती है कि लोग रातों को करवटें बदलते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या आपने वाकई कुछ कहा या सिर्फ उन्हें खुद से टकरा दिया। यह है सेडक्शन की भाषा, वो भाषा जो शरीर को नहीं आत्मा को छूती है। सोचिए जरा, जब आप किसी के सामने बैठे हों और बिना कुछ कहे सिर्फ एक नजर से, एक छोटी सी मुस्कान से या एक अधूरी सी बात से सामने वाला आपके बारे में सोचने लगे, तो क्या ये जादू नहीं है? लेकिन ये जादू सिर्फ सुंदर चेहरे या भारी अल्फाज से नहीं होता। ये जादू होता है शब्दों की समझ से। वो समझ जो जानती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वो कला जो ये पहचानती है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, न कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक खतरा भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर भाषा को सजाया जाए, अगर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो बात में वजन आ जाता है। पर हकीकत ये है, जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो सामने वाला सुनना बंद कर देता है। कभी कभी कम शब्द ज्यादा असर करते हैं। सेडक्शन की भाषा कोई कविता नहीं, ये एक भावनात्मक गणित है। आपको हर शब्द से पहले सोचना होता है, क्या ये शब्द उसे महसूस करवा पाएगा जो मैं करवाना चाहता हूँ? अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपकी बातें सुने, या आप चाहते हैं कि लोग आपके शब्दों में खो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बातें एक बातचीत बने, या आप चाहते हैं कि वो एक एहसास बन जाए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे शब्दों से किसी के दिल और दिमाग को बांधा जा सकता है, कैसे चुप्पी को भी एक भाषा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे आप अपने शब्दों से किसी की सोच, उसकी भावनाओं और यहाँ तक कि उसके निर्णय तक को छू सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस भाषा की जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, उस चुप्पी की जो सबसे ऊंची आवाज से भी ज्यादा बोलती है, और उस कला की जिससे आप किसी के दिल में छुपे डर, छुपे सपनों और अधूरे एहसासों तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कैसे बनाएं अपने शब्दों को एक हथियार, कैसे बनाएं अपनी चुप्पी को एक जादू, और कैसे बनाएं अपनी मौजूदगी को एक रहस्य जिससे लोग खुद को रोक ना पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस रहस्यमयी कला में पारंगत होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले हिस्सों में हम खोलेंगे सेडक्शन की भाषा के असली रहस्य। क्योंकि दोस्त, कभी कभी सबसे खतरनाक बात वो होती है जो कहीं ही नहीं जाती। अब शुरू होता है असली खेल, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, लॉ ऑफ पीस। 13 मई 1958 फ्रांस के लिए एक तूफानी दिन था। दक्षिणपंथी फ्रांसीसी और उनकी सेना से सहानुभूति रखने वाले अफसरों ने अल्जीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जो उस समय एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। उन्हें डर था कि फ्रांस की समाजवादी सरकार अल्जीरिया को आजादी दे देगी। अब जबकि अल्जीरिया उनके नियंत्रण में था, वे पूरे फ्रांस को भी अपने कब्जे में लेने की धमकी देने लगे। गृहयुद्ध की आशंका गहराने लगी। इस संकट की घड़ी में सारी निगाहें एक नाम पर जा टिकी, जनरल चार्ल्स डी गॉल, द्वितीय विश्व युद्ध का वो नायक जिसने फ्रांस को नाजियों के चंगुल से आजाद कराया था। पिछले 10 सालों से डी गॉल राजनीति से दूर थे, राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई से ऊब चुके थे, लेकिन जनता के दिलों में उनकी इज्जत अब भी वैसी ही थी। लोगों को यकीन था, अगर कोई फ्रांस को फिर से एकजुट कर सकता है तो वो डी गॉल ही है। दक्षिणपंथियों को भी पूरा भरोसा था कि अगर डी गॉल सत्ता में आए तो वो उनके पक्ष में ही खड़े होंगे। कुछ ही दिन में 13 मई की बगावत के बाद फ्रांस की चौथी रिपब्लिक सरकार गिर गई। संसद ने डी गॉल से अनुरोध किया कि वे नई सरकार बनाएं, 5वीं रिपब्लिक। डी गॉल ने 4 महीने के लिए पूर्ण अधिकार मांगे और वो मिल भी गए। 4 जून डी गॉल सरकार के प्रमुख बनने के कुछ दिन बाद अल्जीरिया पहुंचे। फ्रांसीसी उपनिवेशवादी खुशी से पागल हो चुके थे। उन्हें लगता था उनकी बगावत ही तो थी जिसने डी गॉल को सत्ता में लाया। अब वो आ रहे हैं उन्हें धन्यवाद देने और ये यकीन दिलाने कि अल्जीरिया हमेशा फ्रांस का हिस्सा रहेगा। जैसे ही डी गॉल अल्जियर्स पहुंचे, शहर का मुख्य चौराहा लाखों की भीड़ से भर गया। चारों तरफ बैनर लहरा रहे थे, संगीत बज रहा था और गूंज रही थी एक ही आवाज, अल्जीरिया फ्रांसेस, यानी अल्जीरिया फ्रांस का है। फिर अचानक एक ऊंची बालकनी पर डी गॉल दिखाई दी। लंबे, प्रभावशाली, पूरी भीड़ की
नजरें उन्हीं पर टिक गईं। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। भीड़ पागल हो उठी, नारे और तेज हो गए। लोग उनके साथ बोलने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन डी गॉल ने धीरे धीरे हाथ नीचे किए। भीड़ की आवाज़ थमने लगी और फिर पूरी तरह से खामोशी छा गई। फिर उन्होंने अपने हाथ फैलाए, अपनी गहरी आवाज में कहा, जे वुजे कंप्री, यानी मैंने तुम्हें समझ लिया है। एक पल का सन्नाटा, फिर जैसे इन शब्दों ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। भीड़ उफान पर आ गई। बस यही सुनना चाहते थे वो लोग। कोई वादा नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ मैंने तुम्हें समझा है, इतना ही काफी था। यही है सेडक्टिव ऑरेटरी की ताकत। जब शब्द कम होते हैं लेकिन असर गहरा होता है। जब नेता नारे नहीं देता बल्कि भावनाओं को छूता है। जब कोई अपनी मौजूदगी से दिलों पर राज करता है। डी गॉल ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया और भीड़ ने वही सुना जो वो सुनना चाहती थी। यही है भाषा की सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली कला, लोगों को उनकी ही ख्वाहिशों की आवाज में जवाब देना। सेडक्टिव भाषण। जब शब्द नशा बन जाएं, डी गॉल ने जैसे ही मैंने तुम्हें समझ लिया है कहा, भीड़ उस एक वाक्य में सब कुछ सुन बैठी। लेकिन खेल तो असल में इसके बाद शुरू हुआ। अब उन्होंने फ्रांस की महानता की बात की और भी जोरदार तालियां बजी। फिर कहा, जल्द ही नए चुनाव होंगे और फिर चुने गए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हम बाकी काम देखेंगे। लोगों ने समझा यही तो चाहिए था, एक नई सरकार। भीड़ फिर झूम उठी। इसके बाद डी गॉल ने कहा, हम फ्रांस के समूह में अल्जीरिया के लिए एक स्थान खोजेंगे। ध्यान से देखो, ये कोई ठोस वादा नहीं था, पर शब्द ऐसे चुने गए जैसे उपनिवेशवादियों के पक्ष में ही हो। फिर बोले, पूर्ण अनुशासन चाहिए, बिना शर्त, बिना बहस। अब इस पर कौन सवाल उठाता? हर राष्ट्रवादी के दिल को छू जाने वाले शब्द थे। और अंत में विव ला रिपब्लिक, विव ला फ्रांस, यह वही नारा था जो नाजियों के खिलाफ जंग में गूंजा था। एक भावनात्मक विस्फोट, और पूरी भीड़ ने एक साथ वही दोहराया। भीड़ पागल थी, जुनूनी थी, उनका हीरो उनके साथ खड़ा था, ऐसा उन्होंने सोचा। अगले कुछ दिनों में डी गॉल ने अल्जीरिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही भाषण दिए। हर जगह वही नशा, वही जोश, वही भ्रम। लेकिन फिर सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। लोगों ने गौर किया। डी गॉल ने कहीं भी यह नहीं कहा कि अल्जीरिया हमेशा फ्रांस का हिस्सा रहेगा, बल्कि उन्होंने तो इशारों में यह भी कहा था कि अरबों को वोट देने का अधिकार मिल सकता है, और शायद उन बागियों को माफी भी जो फ्रांसीसियों को वहां से भगाने के लिए लड़ रहे थे। ये सब बातें उस उत्साह और उत्सव में कहीं खो गई थी। असल में डी गॉल ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन एक ऐसा धोखा जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से खेल कर दिया गया था। असली मंशा क्या थी? डी गॉल के लिए अल्जीरिया एक पुरानी कॉलोनी भर थी, जिसकी उसे कोई भावनात्मक परवाह नहीं थी। उसका असली मकसद था फ्रांस को एक आधुनिक ताकत बनाना। वो जानता था कि अल्जीरिया को आजादी देनी ही होगी, लेकिन ये बात सीधे कहने से गृहयुद्ध छिड़ सकता था। इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया। भीड़ को तो भावनाओं में बहा दो, वक्त खरीद लो और धीरे धीरे अपनी असली योजना को अंजाम दो। उसका मैंने तुम्हें समझा है का मतलब असल में ये भी हो सकता था, मैं समझता हूँ तुम कितने खतरनाक हो सकते हो। लेकिन एक भीड़ जो पहले से उसकी तरफ झुकी थी, उसने वही सुना जो वो सुनना चाहती थी। डी गॉल ने उन्हें जोड़ा भावनाओं से, दिया सपनों का झांसा, बोला एक ड्रामाई लहजे में, और उनके भीतर एक उन्माद भर दिया। यही है सेडक्टिव ऑरेटरी की ताकत। जब शब्द सच भी होते हैं और फिर भी लोगों को सच का आभास नहीं होता, वो सुनते हैं जो उनके दिल को सुकून देता है और आंखें बंद करके तालियां बजाते हैं। और यही डी गॉल का सबसे बड़ा भाषणिक हथियार था। कहना बहुत कम, महसूस करवा देना सब कुछ। सेडक्टिव भाषण का असली रहस्य जब सच मायने नहीं रखता, बस असर रखता है। चार्ल्स डी गॉल जब बोल रहे थे तो वो ना तो अपने जज्बात जाहिर कर रहे थे और ना ही कोई सच्चाई बयान कर रहे थे। उनका मकसद था सिर्फ एक, असर पैदा करना। और यही है सेडक्टिव ऑरेटरी की असली कुंजी। चाहे आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हो या हजारों की भीड़ से, अगर आप वाकई असर डालना चाहते हैं तो पहले अपनी ये आदत बदल डालिए, सिर्फ मन की बात कह देने का लोभ। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कुछ भी कहने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ जिससे सामने वाले पर सबसे सुखद असर पड़े। आपको क्या बोलना है, उसका आधार आपकी भावनाएं नहीं बल्कि दूसरे की भावनाएं होनी चाहिए। जैसे डी गॉल ने किया, लोगों के हम को सहलाया, उनके डरों को चुप कराया, उन्हें भविष्य की एक मीठी लेकिन धुंधली उम्मीद दी, और सबसे बड़ा कार्ड खेला, मैंने तुम्हें समझा है। बस इतना कह देने से सामने वाला खुल जाता है, उसकी मानसिक रक्षाएं गिरने लगती हैं। अब आप जो चाहें वो सुनने को तैयार है। यही भाषा की नशीली ताकत है। अपनी बात को इस तरह रखो जैसे वो कोई मीठी दवा हो, धीरे धीरे असर करती है, दिल में उतर जाती है, लोगों को भावनाओं के नशे में डुबो देती है। अपनी भाषा को जानबूझकर अस्पष्ट और रहस्यमयी बनाओ। सामने वाला उसमें अपने मतलब खोजेगा, वो आपके शब्दों को अपनी कल्पनाओं से भर देगा। और जब वो खुद अपने मन का कुछ आपसे सुनता है तो वो आपको कभी नहीं छोड़ता। वो नाराज नहीं होगा, तंग नहीं होगा, आपसे ऊब नहीं जाएगा, बल्कि आपकी मीठी बातों में बहता जाएगा। याद रखो, लोगों को सच्चाई से नहीं जीता जाता, उन्हें जीता जाता है उनकी सच्चाई को महसूस करवाकर। और यही है वो जादू जो शब्दों को हथियार बना देता है, जो हर सुनने वाले को भावनाओं के रंग में रंग देता है। और अंत में बस एक चीज बाकी रहती है, आपके शब्दों का असर। सेडक्टिव राइटिंग।
जब शब्दों से मोहब्बत नहीं मुहर्रम रचा जाता है। 1830 के दशक की एक दोपहर कोपेनहेगन की एक शांत सड़क पर एक आदमी खड़ा था। नाम था जोहान्स। वो अचानक रुक गया क्योंकि उसने एक नाजुक, मासूम और खुद में खोई हुई लड़की को देखा। एक पल के लिए जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों में मासूम जिज्ञासा थी और चाल में एक किताबों जैसी खामोश ख्वाहिश। वो लड़की थी कॉर्डेलिया वॉल, एक शांत पढ़ने लिखने वाली लड़की। अपनी मौसी के साथ रहती थी। कॉर्डेलिया कई अच्छे रिश्तों को पहले ही ठुकरा चुकी थी, लेकिन जोहान्स उसके लिए ये कोई अड़चन नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी। मोहब्बत नहीं, एक शिकार। जोहान्स को यकीन था कॉर्डेलिया के दिल में जरूर कुछ अधूरी कल्पनाएं होंगी, कुछ ऐसे सपने जो उसने अपने उपन्यासों में पढ़े होंगे और जिन्हें वो अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहती होगी। तो उसने योजना बनाई। एक दोस्त एडवर्ड के साथ कॉर्डेलिया के घर जाना शुरू किया। एडवर्ड खुद कॉर्डेलिया से प्रभावित था, लेकिन वो बेढंगा, बेतुका और खुद को जरूरत से ज्यादा साबित करने वाला था। जोहान्स ने बिल्कुल उल्टा किया। वो कॉर्डेलिया से जैसे बेपरवाह दिखा और उसकी मौसी से हल्की फुल्की उबाऊ बातें करने लगा। किसानी, मौसम, अखबार की सुर्खियां, कभी कभी थोड़ा दर्शन भी छेड़ता। और तब कॉर्डेलिया की आंखों में एक चमक आ जाती जो वो छिपाने की कोशिश करती, लेकिन जोहान्स की नजर से कुछ छुपा नहीं था। हफ्तों ये खेल चलता रहा। बिना कुछ कहे, बिना सीधे संवाद के एक अदृश्य रिश्ता बन गया था। जहां एडवर्ड बोझ लगता, वहीं जोहान्स एक रहस्य बन चुका था। फिर एक सुबह जब उसे पता था कि मौसी घर पर नहीं है, वो सीधे कॉर्डेलिया के सामने पहुंचा। सीधे, सूखे और बेहद औपचारिक लहजे में शादी का प्रस्ताव दे दिया। कॉर्डेलिया सन्न रह गई। जो आदमी आज तक उससे ठीक से बोला तक नहीं, वो अब उसे जीवन भर के रिश्ते का प्रस्ताव दे रहा था। वो समझ नहीं पाई कि क्या कहे। मौसी के पास भेजा, जिन्होंने जैसा कि जोहान्स पहले ही जानता था सहमति दे दी। अगर कॉर्डेलिया साफ इनकार करती तो शायद मौसी मान जाती, लेकिन कॉर्डेलिया चुप रही। अब दिखने में सब बदल गया था। वे मंगेतर थे। जोहान्स अकेले आता, कॉर्डेलिया के पास बैठता, उसका हाथ पकड़ता, उससे बातें करता, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदला। वो अब भी वही सूखा, औपचारिक, दूर दराज इंसान बना रहा। कभी कभी किताबों की बात करता, कॉर्डेलिया का पसंदीदा विषय, लेकिन जैसे ही वो जुड़ने लगती, वो फिर किसी नीरस विषय की ओर मुड़ जाता। ये सब देखकर कॉर्डेलिया अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो उम्मीद करती थी मंगनी के बाद वो बदल जाएगा, थोड़ा खुल जाएगा, मोहब्बत जैसा कुछ महसूस होगा, लेकिन नहीं। जब वो बाहर जाते तो वो उसे ऐसे आयोजनों में ले जाता जहां केवल औपचारिकता होती थी, जहां प्रेम नहीं परंपरा होती थी, जहां लोग घरों और भविष्य की बोरिंग प्लानिंग करते थे। क्या यही होता है प्यार? यही होता है रिश्ता? कॉर्डेलिया ने सोचकर उससे कहा, कृपया मुझे इन जगहों पर ले जाना बंद कर दो। वो थक चुकी थी उस भ्रम से जो सुंदर शब्दों और आधे अधूरे इशारों में लिपटा था। सेडक्टिव राइटिंग। जब शब्द किसी का दिल नहीं, पूरी आत्मा बदल देते हैं। रणभूमि तैयार थी। कॉर्डेलिया उलझन में थी, व्याकुल थी और धीरे धीरे अपने ही मन के जाल में फंस रही थी। और तभी उनकी सगाई के कुछ हफ्ते बाद जोहान्स ने एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में उसने अपने अंतर्मन की गहराइयों को खोला। कहा कि उसे यकीन है वो कॉर्डेलिया से प्यार करता है, लेकिन बात सीधी नहीं थी। वो रूपकों में बोल रहा था जैसे वो सालों से एक लालटेन हाथ में लिए किसी को खोज रहा हो और फिर एक दिन कॉर्डेलिया उसके सामने आ गई हो। रूपक कभी हकीकत में घुल जाते तो कभी फिर से कहानी में बदल जाते। शब्दों में इच्छा की आंच थी, लफ्जों में एक नशा था, लेकिन पूरी चिट्ठी में एक मोहक धुंध थी जो समझ में आने की बजाय महसूस होने के लिए थी। कॉर्डेलिया ने उस चिट्ठी को कई बार पढ़ा, लेकिन वो जान ही नहीं पाई कि उसमें क्या कहा गया है। बस इतना समझ आया, जोहान्स बदल चुका है। अगले दिन उसकी चिट्ठी आई, सीधी, सरल, लेकिन भावनाओं से लबालब। वो हैरान थी, ये जोहान्स के अंदर की दुनिया तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। अब जोहान्स की चिट्ठियां लगातार आने लगी। हर दिन कभी एक, कभी दो, कभी पूरी कविता की तरह, तो कभी सिर्फ एक दो पंक्तियां जिनमें सिर्फ इशारे होते। उन चिट्ठियों में अब पागलपन का एक काव्यात्मक स्पर्श था। वो ग्रीक पौराणिक कथाओं की बातें करता, कॉर्डेलिया को किसी जलपरी से तुलना करता, खुद को एक नदी कहता जिसने किसी कन्या से प्रेम कर लिया हो। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारी छवि को प्रतिबिंबित करती है, वो लिखता, तुम्हारे सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे कॉर्डेलिया की चिट्ठियों में भी बदलाव आने लगा। वो भी अब कविता जैसी लिखने लगी थी। अनजाने में जोहान्स के शब्द, उसके विचार, उसकी शैली को दोहराने लगी थी। जब वे आमने सामने मिलते वो घबराई हुई सी रहती। जोहान्स अब भी शांत, संयमित, राजसी बना रहता, लेकिन उसे पता था कॉर्डेलिया की नजर में वो अब कोई साधारण पुरुष नहीं था। जब वे बातें करते, कॉर्डेलिया हर शब्द को जैसे संजो कर रखती। वो बार बार उन चिट्ठियों का जिक्र करती, जैसे वो उनके बीच कोई गुप्त संसार बन गई हो। जब वह उसका हाथ पकड़ती तो अब उसे ज्यादा कसकर पकड़ती थी। उसकी आंखों में एक अधीरता थी, जैसे वो चाहती हो कि जोहान्स अब कोई बड़ा कदम उठाए। और जोहान्स अब उसकी चिट्ठियां और भी बदल चुकी थी। छोटी, बार बार आने वाली, ज्यादा भावनात्मक, ज्यादा शारीरिक इशारों से भरी हुई। कभी वो सिर्फ एक लाइन लिख भेजता, कभी किसी पार्टी में उसके ऊन के टोकरे में एक पर्ची डाल देता और फिर देखता कैसे कॉर्डेलिया उसे पढ़ने के लिए भागती है। चेहरा गुलाबी हो जाता है, सांसें तेज। अब उसकी चिट्ठियों में भी एक बेचैनी, एक अस्थिरता दिखने लगी थी। उसने भी एक चिट्ठी में लिखा, ये सगाई जैसी औपचारिकता हमारे प्रेम के स्तर से बहुत नीचे है। अब सब कुछ तैयार था। जोहान्स
जोहान्स जानता था कॉर्डेलिया अब उसके प्रेम में नहीं, उसकी कल्पना में जी रही थी। अब वो खुद सगाई तोड़ेगी, वो खुद ही किसी एकांत स्थान पर मिलने का प्रस्ताव देगी और वहीं जोहान्स अपनी सबसे निपुण, सबसे गहरी, सबसे सजीव सेडक्शन को पूरा करेगा। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी, यह थी एक कला, मोहने की, नियंत्रित करने की, बदल देने की। सेडक्टिव राइटिंग केवल भावनाएं व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, यह किसी के विचारों को दिशा देने का जरिया है। जब शब्द इतने सुंदर होते हैं कि विरोध का सवाल ही नहीं उठता, तो सामने वाला केवल मानता ही नहीं, खुद उस भ्रम का हिस्सा बन जाता है। और तब प्रेम नहीं होता, बल्कि अधीनता होती है, शब्दों के सामने, भावनाओं के आगे। यही है असली सेडक्शन, जहां मोहब्बत महसूस नहीं होती, बल्कि रची जाती है। शब्द जो लोगों के भीतर कुछ जगह जाए। तो अब जब आपने ये वीडियो देखा, जब आपने जाना कि शब्द सिर्फ संवाद नहीं होते, वो हथियार होते हैं, जब आपने महसूस किया कि आपकी चुप्पी भी किसी की आत्मा में हलचल मचा सकती है, तो एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, आप अब तक कितनी बार बोले लेकिन सुने नहीं गए? कितनी बार आप सच्चे थे लेकिन लोगों को वो बात छू नहीं पाई, क्योंकि आपने सच्चाई तो बोली, पर शायद वो रैपिंग में नहीं थी जो उनके जख्मों से मेल खाती। सच्चाई अगर सुनाई देनी है तो उसे महसूस कराने की भाषा में कहना होगा। और आज आपने उसी कला की शुरुआत देखी है। अब आपके पास एक चाबी है जिससे आप सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि लोगों के अंदर उतर जाएंगे। आप किसी के भीतर छिपी असुरक्षा को छू पाएंगे, आप किसी की अधूरी उम्मीदों को शब्द दे पाएंगे, और सबसे जरूरी, आप वो इंसान बन पाएंगे जिसकी बातों को लोग सिर्फ याद नहीं, महसूस करेंगे। लेकिन याद रखना, यह एक कला है और कला साधना मांगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रहस्यमय भाषा की और परतें खोलूं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे बातों से भरोसा पैदा किया जाता है, कैसे शब्दों से खेला जाता है इंसानी मन का खेल, और कैसे हर एक बातचीत को एक भावनात्मक प्रभाव में बदला जा सकता है, तो इस चैनल से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शब्दों की ताकत को समझना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी गहरे उतरेंगे, जहां शब्द अब भी हैं मगर मतलब बदल जाता है। याद रखिए, लोग अक्सर वो नहीं सुनते जो सच होता है, वो सुनते हैं जो अच्छा लगता है। और अगर आप वो अच्छा बन जाएं, तो आपके शब्द किसी के लिए सच से भी बढ़कर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हर बात के पीछे छुपा होगा एक असर, एक जादू, एक रहस्य, क्योंकि ये सिर्फ बोलना नहीं, ये है भावनाओं से खेलने की भाषा।